आप सभी का स्वागत आज के सत्र में। आज है दिनांक 20 जून 2023 और हम पुनः उपस्थित हैं द हिंदू एनालिसिस के साथ। इस समय हम डिस्कस करेंगे उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जो आपके लिए होते हैं उपयोगी। तो बिल्कुल बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को। काफ़ी प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा सेशन होने वाला है, तो लास्ट तक हमारे साथ सत्र में आप बने रहें। डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आप जो करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं या फिर जो ऐसे मुद्दे जो आपको जानने चाहिए उससे आप अवगत हो पाएंगे। तो ग्रास रूट्स पीस की बात हो रही है। पश्चिम बंगाल में पंचायत स्तर की स्थानीय स्तर के चुनाव हैं, तो उसको लेकर हिंसा वगैरह देखने को मिले हैं, तो उस सब की बात यहाँ पर की जा रही है। वैसे पंजाब में जो है चुनावों का हिंसा से काफ़ी नज़दीक का नाता रहा है। वहाँ जो इलेक्शंस होते हैं बिना हिंसा के होते नहीं, तो उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। दूसरा है इंडिया यूएस के जो रिलेशंस हैं, जो संबंध हैं, जिस प्रकार से भारत और अमेरिका के संबंध नए हाइट्स को प्राप्त कर रहे हैं, उसको लेकर चर्चा है दूसरे टॉपिक में। इसको भी हम समझेंगे, ठीक है, क्योंकि भारत के लिए टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास टॉपिक है सेफ्टी फर्स्ट। देखो भारत के जो नियामक हैं, एक्चुअली हुआ क्या है, जो भारत से में बनी दवाएं हैं, आप सभी जानते हैं कि भारत जो है दवाओं का बड़े स्तर पर निर्यात करता है और दवाओं के निर्यात में भारत की प्रमुख भूमिका है। यहाँ दवाएं तैयार होती हैं, तो भारत की जो बनी दवाएं हैं वो विदेशों में इस समस्या का कारण बनी हैं। मरीजों की मौतें हुई हैं, मरीज प्रभावित हुए हैं इससे। हालिया घटना है जिसमें कि श्रीलंका में 2 मरीजों की मृत्यु हो गई है इसी को लेकर के, तो उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं, तीनों को हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एक बार ना पश्चिम बंगाल का हम बाद में देखेंगे, पहले सेफ्टी फर्स्ट को हम देख लेते हैं, है ना। जो नियामक है, जो भारतीय नियामक है, आखिर दवा में क्या समस्या है, हेल्थ का टॉपिक है, आपको भी जानना चाहिए। भारत की छवि पर असर पड़ता है, तो ये हमको समझना चाहिए। आप यहाँ पर देखो, इंडिया रेगुलेटर्स मस्ट एंश्योर क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग्स। भारत के जो नियामक हैं, नियामक मतलब जो नियंत्रण करते हैं, जो चेक करते हैं कि दवाएं सही से बन रही हैं कि नहीं, उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि दवाओं की गुणवत्ता है और उसका सुरक्षित होना है वो बना रहे। रिपोर्ट्स ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चर इन इंडिया कॉजिंग सीवियर हार्म्स एंड डोजन्स ऑफ पेशेंट डेथ फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड कंटिन्यू टू ट्रिकल इन, द लेटेस्ट बीइंग द डेथ्स ऑफ 2 पेशेंट्स इन श्रीलंका हु वर एडमिनिस्टर्ड इंडियन स्टेट एनेस्थेटिक ड्रग्स। ठीक है, तो भारत में निर्मित दवाओं के गंभीर नुकसान होने, उससे गंभीर नुकसान होने और दर्जनों मरीजों की मौत की खबरें दुनिया भर में आ रही हैं, दुनिया भर से आ रही हैं। अभी जो रिसेंट मामला है, लेटेस्ट बिंग जो है वो श्रीलंका का है, जहां 2 मरीजों की जो है मृत्यु हो गई है। ठीक है, जो जिन्होंने की जो दवा ली थी वो एनेस्थेटिक, उसे क्या बोलते हैं, एनेस्थेटिक निश्चेतक दवाएं दी गई थी उन्हें। ये दवाएं तब दी जाती हैं जब मरीज को ना बेहोश अवस्था में रखना होता है ऑपरेशन वगैरह के टाइम में। तो एनेस्थेटिक दवाएं दी गई थी, निश्चेतक दवाएं दी गई थी जो भारत में बनी थी, तो उसमें 2 मरीजों की मृत्यु हो गई। तभी ये मामला फिर हाईलाइट में आ गया कि भारत में बनी दवाएं सुरक्षित हैं कि नहीं है। जस्ट लास्ट मंथ, बिल्कुल पिछले महीने की यहाँ पे बात की जा रही है। आई ड्रॉप्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, जो भारत में आई ड्रॉप्स बनी है ना, तैयार हुई, हैड कॉज्ड आई इन्फेक्शन अबाउट 30% एंड ब्लाइंडनेस इन 10 इन श्रीलंका। देखो श्रीलंका में देखा गया कि जो भारत में बनी दवाएं हैं जैसे कि आई ड्रॉप्स है, उससे क्या हुआ, 30% को इन्फेक्शन हो गया, संक्रमण हो गया आंखों में, और 10% को ना अंधापन की समस्या आ गई। तो भारत में बनी दवाओं की वजह से हुआ। जहाँ तक एनेस्थेटिक ड्रग्स की बात है, जो इंडिया में बनी थी जिससे कि मृत्यु हुई है, ये इस तरह का पहला मामला है रिसेंट पास्ट में, है ना, जो कि एनेस्थेटिक में दवा से मृत्यु हुई है। आई ड्रॉप कॉजिंग इन्फेक्शन जो है, ब्लाइंडनेस, इवन डेथ्स were reported a few months ago in United States with the Atlanta-based Centers for Disease Control and Prevention finding a highly drug resistant bacteria in them। अब बात देखो, हुआ ये कि जो परिस्थिति है वर्तमान में, जैसे कि ये समस्या आई। ठीक है, अभी देखो कि जो श्रीलंका में आई ड्रॉप से 30 मरीजों की आंखों में संक्रमण हो गया था, 10 मरीज अंधेपन के शिकार हो गए थे। भारत में बनाई गई जो एनेस्थेटिक दवाएं हैं, हाल के दिनों में पहली बार मौत का कारण बनी है, साफ स्पष्ट है। अगर आप वहीं अमेरिका की बात करते हैं, कुछ महीनों पहले आई ड्रॉप में संक्रमण, अंधापन, यहाँ तक कि मृत्यु को भी रिपोर्ट आई थी। अटलांटा में एक है रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र है, इसे बोलते हैं सीडीजी। तो सीडीजी एक मतलब फाइंडिंग कर रहा है, निष्कर्ष निकाल रहा है, उस पर एक तरह से पता लगा रहा है कि लगाया था उसने कि आंखों में डालने वाली दवाओं में ना एक अत्यधिक दवा प्रतिरोधी एक बैक्टीरिया था, है ना, जिसके कारण ये समस्या देखने को मिली। ठीक, द सीरीज ऑफ एडवर्स रिपोर्ट्स अगेंस्ट ड्रग प्रोड्यूस इन इंडिया बिगेन लास्ट ईयर व्हेन द WHO लिंक द डेथ्स ऑफ एटलीस्ट 70 चिल्ड्रन। देखो, जो भारत के विपरीत जो रिपोर्टें आ रही हैं, भारत में दवाएं जो बन रही हैं उसके खिलाफ जो रिपोर्टें आ रही हैं, इसके गलत प्रभाव को लेकर रिपोर्टें जो आ रही हैं, तो वो तब अस्तित्व में आई, तब स्टार्ट हुई जब WHO ने जब 70 मृत्यु, एक नेक्स्ट स्लाइड लेते, जब WHO ने 70 जो चिल्ड्रन मरे थे, है ना, मरे नहीं थे, सॉरी, किडनी इंजरी हुई थी उन्हें गाम्बिया में, तो उसको भारत से लिंक किया था, भारत में बनी दवाओं से ही लिंक किया था, जोड़ा था WHO ने। तो उस समय से ये मतलब ये सीरीज स्टार्ट हुई। ठीक है, उसके जो गुर्दे थे ना, किडनी, उसे गंभीर क्षति पहुंची थी 70 बच्चों की। उसके बाद फिर जो उसमें ना 70 बच्चे जो थे, इंजरी जो हुआ था उसमें 70 बच्चों की मृत्यु हो गई थी, है ना। पहले तो क्षति हुई, क्षति होने से फिर 70 बच्चों की मृत्यु हो गई। ये क्यों हुआ था, कफ सिरप पीने से हुआ था, है ना, जो कफ सिरप में समस्या थी।
चाहिए। द कल्प्रिट इंग्रेडिएंट इन द सिरप वॉज डाइथिलिन ग्लाइकोल एंड एथिलीन ग्लाइकोल, डेडली केमिकल्स यूज्ड एज चीपर सब्स्टिट्यूट फॉर प्रोपिलीन ग्लाइकोल दैट शुड नेवर हैव बीन फाउंड इन एनी मेडिसिन। अब देखो समस्या क्या हुई, ये हुआ क्यों? तो इन सिरप में जो थे जो प्रॉब्लम का कारण था वो था डाइथिलीन जो ग्लाइकोल है और एथिलीन ग्लाइकोल, ये दो चीज़ उसमें मौजूद थे जो कि समस्या का कारण बने। ठीक है, और इसका प्रयोग जो है ना ये सस्ते सब्स्टिट्यूट के तौर पे होता है। किसका सस्ता सब्स्टिट्यूट है? प्रोपिलीन ग्लाइकोल का। मतलब इन्हें प्रोपिलीन ग्लाइकोल यूज करना चाहिए था, इन्होंने प्रोपिलीन ग्लाइकोल यूज नहीं किया, इन्होंने सस्ता वाला यूज किया। ठीक है, और ये जो कि दवा में, किसी दवा में नहीं होना चाहिए। और गाम्बिया में जो ये इंसिडेंट देखा गया है ना, गाम्बिया में जो बच्चों की मृत्यु हुई, जैसे कि यहाँ पे देखो आप, जैसे कि हाँ, सून आफ्टर द डेथ्स इन गाम्बिया कफ सिरप्स मेड इन इंडिया एंड कंटेनिंग द 2 डेडली केमिकल्स किल 18 चिल्ड्रन इन उज्बेकिस्तान इन दिसंबर 22। उसके ठीक बाद देखा गया कि इसने इस कफ सिरप में, जो कि कफ सिरप भारत में बने थे और इसमें कि 2 खराब केमिकल थे, खतरनाक केमिकल थे, इससे 18 बच्चों की मृत्यु हो गई। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान में। दिसंबर 2022 की बात है ये। देखो ये सब सीरीज है, बातें हैं जो कि घटनाएं हुई हैं। भारत की जो फार्मा इंडस्ट्री है उसे सबक लेना चाहिए। इन एंड लास्ट की बात करूँ, अप्रैल दिस ईयर की, इस साल के अप्रैल की बात करते हैं, इंडियन मेड कफ सिरप, भारत में बने जो कफ सिरप है, ये फिर से समाचार में था जब WHO ने क्या किया, इसने बताया कि इसमें फिर से इसे मतलब कंटेमिनेटेड ड्रग्स मिले, है ना, दूसरी दवाएं इसे मिली, खराब दवाएं मिली। कहाँ पर? मार्शल आइलैंड्स में, WHO ने कहा, है ना। तो फिर ये क्या हो गया, न्यूज में आ गया। मार्शल आइलैंड्स और माइक्रोनेशिया में इसने कहा कि भाई दूसरी दवाएं, खराब दवाएं मिली हैं। तो WHO ने सख्त ऐतराज जताया। कंटेमिनेशन क्यों हुआ था, दूषित क्यों हुई थी दवाएं? तो वो आइडेंटिफाइड बाय द ऑस्ट्रेलियन रेगुलेटर। देखो दवाएं दूषित हुई थी जो भी था, और इसे ऑस्ट्रेलियन रेगुलेटर ने पता लगाया था। ऑस्ट्रेलियन जो नियामक था उसने बताया कि भाई दवाएं जो है खराब हैं। तो ये जो जिसके कारण ये दवाएं कंटेमिनेट हुई थी, है ना, डाइथिलीन जो ग्लाइकोल है उसके कारण दवाएं खराब हुई थी, दूषित हुई थी। उसके वजह से 1972 की बात करते हैं और 2020 की बात करते हैं, उसके बीच चेन्नई, बिहार, गुरुग्राम, जम्मू, मुंबई आदि में विषाक्तता से, है ना, एक तरह से देखो कि आप पॉइजनिंग से कम 5 जो है घटनाएं देखने को मिली, है ना। तो ये डेफिनेटली चिंताजनक बात है। कंडक्ट ऑफ इंडियन ड्रग रेगुलेटर एवर सिंस WHO फर्स्ट रेजर डेट फ्लिग इन अक्टूबर लास्ट ईयर हैज बीन एन प्रेडिक्टेबल लाइन्स। अब देखो बात ये है कि अक्टूबर में WHO ने पहली बार बातें उठाई कि ये समस्या देखी गई है, उसके बाद से भारतीय औषधि नियामक का जो आचरण है वैसे चल रहा है किसी तरह। आप देखो इतने बड़े उल्लंघन हुए हैं, वायलेशंस हुए हैं इतने बड़े, इसके बाद भी इसने क्या किया, जो कंपनी को क्लीन चिट दे दिया इसने, इंडियन रेगुलेटर ने, उस कंपनी को जिसने की दवा गाम्बिया में सप्लाई की थी, जिसके वजह से ये समस्या हुई थी, है ना। और दूसरी बात की गाम्बिया में जो घटना हुई थी उसके बाद भी इंडियन रेगुलेटर ने उस कंपनी को, है ना, क्लीन चिट एक तरह से दे दी। तो डेफिनेटली ये बड़ी समस्या एक तरह से है। और WHO ने कहा था कि गंभीर खतरनाक रसायन पाए गए हैं इसके कफ सिरप में। वाइल WHO हेल्ड इट्स ग्राउंड, अगर WHO की हम बात करते हैं, हेल्ड इट्स ग्राउंड की, WHO अपनी बात पर अड़ा रहा कि नहीं दवा में समस्या थी, वही कंपनी जो है उसने WHO को दोष दिया कि WHO कंपनी को परेशान कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इंडियन नियामक ने, भारतीय नियामक ने कंपनी को क्लीन चिट दे दी। तो यही सब बातें हैं। ठीक है, तो इस तरह से पता लगता है कि रेगुलेटर जो है सही से काम नहीं कर रहा है, उसका रवैया एक्सपोज हो गया, उजागर हो गया। टेस्ट रिजल्ट्स जो है स्विट्जरलैंड से घाना से कन्फर्म्ड द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स इन कफ सिरप, वहाँ से टेस्ट हुए स्विट्जरलैंड घाना में, उससे पता चलता है कि कफ सिरप में जो टॉक्सिक केमिकल्स थे। ठीक है, किस कफ सिरप की बात हो रही है? तो जो गाम्बिया वाले कफ सिरप, जिससे गाम्बिया में घटना हुई, तो वहाँ भी पता चल गया। ऑल्सो डिटेल्ड कैजुअलिटी असेसमेंट बाय गाम्बिया एंड इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस बाय गाम्बियन पार्लियामेंट कमिटी एंड CDC अटलांटा फाउंड अ लिंक बिटवीन द डेथ्स एंड द टॉक्सिक केमिकल्स। दूसरी बात देखी गई कि जो एक डिटेल्ड विस्तृत जो कैजुअलिटी असेसमेंट आकलन किया गया गाम्बिया और जो स्वतंत्र इन्वेस्टिगेशन हुआ था गाम्बियन पार्लियामेंट कमिटी और CDC अटलांटा के द्वारा, उसने बिल्कुल पता लगाया कि जो मृत्यु की घटनाएं हुई और जो टॉक्सिक केमिकल्स है, साफ साफ दोनों के बीच संबंध पाया गया। मतलब टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से मृत्यु की घटनाएं हुई। Except for some customary inspections, the Indian drug regulator has so far failed to institute measures to make sure drugs produced in India for export and domestic use are safe. सबसे बड़ी बात आती है सुरक्षा की। देखो कुछ दिखावे के निरीक्षण देखे गए, इंस्पेक्शंस देखे गए, है ना, इंडियन नियामक की तरफ से, रेगुलेटर की तरफ से। उसके बाद उसको छोड़कर देखा जाए तो भारतीय जो औषधि नियामक है, रेगुलेटर है, वो अभी तक ये इंश्योर करने में विफल रहा है, सफल नहीं रहा है कि जो निर्यात और घरेलू उपयोग के लिए जो दवाएं यूज हो रही हैं, जो इंडियन कंपनी द्वारा बनाई जा रही हैं, जो भारत में बन रही हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट के लिए, निर्यात के लिए हो या भारत में ही यूज के लिए हो, वे दवाएं सुरक्षित हैं। तो यह सुनिश्चित करने में नियामक
व्यापक विफल रहा है, जो कि चिंताजनक बात है। इंडिया कैन कंटिन्यू टू, हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। इंडिया कैन कंटिन्यू टू बी द फार्मेसी ऑफ द ग्लोबल साउथ ओनली इफ द रेगुलेटर बिगिंस टू बिहेव लाइक अ वॉचडॉग। देखो सबसे बड़ी बात होती है, भारत जो है ग्लोबल साउथ के लिए, मतलब जो विकासशील देश हैं, इसे बोलते हैं वैश्विक दक्षिण, जो विकासशील देशों का समूह है जहां भारत की दवाएं विशेषकर जाती हैं और भारत के अच्छे संबंध भी हैं। भारत अपने आप को बताता है हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, है ना, विकासशील देश के एक तरह को नेतृत्व प्रदान करते हैं। तो अगर भारत चाहता है कि हम वहाँ जो है वो फार्मेसी के क्षेत्र में आगे बने रहें, तो रेगुलेटर को एक तरह से वॉचडॉग की तरह काम करना होगा, एक प्रहरी की तरह काम करना होगा। जो नियामक हो, रेगुलेटर का काम ही होता है कि नियामक का सही तरीके से काम करना, नियमन करना कि कंपनियां सही तरीके से काम करें। तो इसे वॉचडॉग की तरह काम करना पड़ेगा, एक प्रहरी की, सजग प्रहरी की तौर पे काम करना पड़ेगा, ताकि ड्रग की, दवाओं की सुरक्षा जो सुनिश्चित हो। एंड नॉट एज अ फैसिलिटेटर फॉर द फार्मा इंडस्ट्री, नो कि इसे फार्मा इंडस्ट्री के लिए एक सहयोगकर्ता के तौर पर काम करना पड़ेगा। इसे काम करना पड़ेगा एक प्रहरी के तौर पर, एक जांचकर्ता के तौर पर, कि सब कुछ नियमों के हिसाब से, सब कुछ एक व्यवस्था के हिसाब से चले, ना कि उठापटक के किसी भी तरह से चले। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये रेगुलेटर की जिम्मेदारी बनती है। ग्रास रूट्स पीस की अब बात कर लेंगे, है ना। जो टॉपिक था हमारा, जो बंगाल को लेकर टॉपिक था, ये तो कंप्लीट हो गया। भारतीय औषधि नियामक वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट है। अब ग्रास रूट पीस की बात करें कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए शांति बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल में या कहीं भी, यहाँ पे खासकर पश्चिम बंगाल की चर्चा हो रही है कि लोकल बॉडी इलेक्शंस इन वेस्ट बंगाल शेड्यूल्ड फॉर जुलाई 8। देखो जुलाई 8 के लिए निर्धारित है कि जुलाई 8 को इलेक्शन होना है पश्चिम बंगाल में, लोकल बॉडी इलेक्शन होना है, स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं। जैसे पंचायत स्तर का चुनाव होता है ना, वही पंचायत स्तर का चुनाव है। तो उसके लिए क्या है, शांति बहुत जरूरी है, ठीक है। उससे क्या है, देखो अभी क्या है कि इलेक्शन तो होने जुलाई 8 को, लेकिन कार्यकर्ता की हत्याएं, नेता की हत्याएं, कहीं पर हमला वगैरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल में देखी जा रही हैं। एक तरह से पॉलिटिकल वायलेंस स्टेट में स्टार्ट हो गया है कि हम आगे बन रहे हैं, हर एक पार्टी चाहती है हम आगे बने रहे, हमारा दबदबा बना रहे, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है और वहां पर झगड़े फसाद हल्ला वगैरह हो रहे हैं। 7 पर्सन्स जो इधर 7 लोगों की घटना में प्रभावित हुए हैं, मृत्यु हुई है लोगों की, ठीक है। चाहे वो, देखो क्या है, जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, है ना, हर एक पार्टी के प्रभावित होते हैं। चाहे मुख्य पार्टी जो सत्ता में पार्टी है उसकी बात हम करें, या फिर जो विपक्षी पार्टी है उसकी बात करें। वहाँ पे सत्ता में कौन है, रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस है, सत्ता में है। अपोजिशन कौन है, जैसे कि बीजेपी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, ये सब अपोजिशन में है, कांग्रेस पार्टी है। तो प्रभावित तो सभी होते हैं। तो हिंसा जो है वो सही नहीं है, स्वतंत्र इलेक्शन चुनाव होने चाहिए, यही लोकतंत्र की बुनियाद है, ये समझने की आवश्यकता यहाँ पर बन रही है। इस प्रकार हमने 2 टॉपिक्स को कवर कर लिया। अब एक टॉपिक्स देख लेते हैं कि जो भारत का जो उभरता भारत है वो अमेरिका के साथ किस प्रकार से फिट बैठ रहा है। इंडिया अमेरिका जो है क्या है, BFF है, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर है, सदा के लिए अच्छे मित्र हैं, और जो दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है ना। आज के समय में पहले भी आवश्यकता पड़ी है, ठीक है। ये क्या है, एक तरह से दोनों को शक्ति क्यों मिलती है, दोनों के हित जो हैं, दोनों की ज़रूरतें जो हैं वो क्या है, म्यूचुअल जो इंटरेस्ट्स हैं वो जुड़ी हुई हैं, दोनों की ज़रूरतें एक हैं। अमेरिका भी चीन को एक अपने ज़बरदस्त प्रतिद्वंदी के तौर पर देखता है, भारत के लिए तो चीन एक समस्या है ही, ठीक है। तो दोनों के हित समान है। इंडिया टुक 63 इयर्स टू रीच, देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे कहा गया है, तो जहाँ तक बात है कि भारत को 60 साल लग गए, सॉरी 63 इयर्स 63 साल लग गए 1 ट्रिलियन GDP बनने में, 7 साल लगे जो है 2 ट्रिलियन के GDP को बनाने में, और 3 साल लगे, है ना, 3 ट्रिलियन की GDP को बनाने में। और एस्टिमेट किया गया है, आकलन किया गया है कि भारत जो है 25 ट्रिलियन जो है वो 2047 तक बन जाएगा, है ना। तो जिस तरह से भारत बढ़ रहा है, ठीक है, 2020 1700 की बात करें, इन 1700 भारत जो था अकाउंटेड फॉर अबाउट 35% ऑफ ग्लोबल GDP। भारत का योगदान जो था वो 35% था ग्लोबल GDP का, जो इससे दुनिया की सबसे बड़ी बिगेस्ट, और जो कि उस टाइम का इकोनॉमिक क्राइसिस 1991 की हम बात कर रहे हैं, भारत 1% पे चला गया था, ठीक है। तो कई सारी बातें हैं, कुछ समझने की बातें, इसे पढ़ेंगे हम, समझेंगे। आप इसे पढ़ें, 2 टॉपिक हमने तो समझ ही लिया अच्छे से, एक को पूरा वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस हमने देखा है, दूसरे को ब्रीफ में आपको समझा दिया, तीसरे को भी आप इसे पढ़ें, समझें। हाँ, अगर कोई समस्या आती है, कोई दुविधा आती है तो हमसे अवश्य शेयर करें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आप इसे पढ़ें, कोई इशू आती है। यहाँ पर देखो कि आगे के दृष्टिकोण की बात करें, 2030 की बात की जा रही है, 2030 तक भारत में क्या होगा, इंडिया विल हैव अ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ 1 बिलियन। भारत में क्या होगा, 1 बिलियन की वर्किंग पॉपुलेशन होगी, मतलब काम करने वाली आबादी होगी 1 बिलियन, ठीक है, जो कि पूरी G8 कंट्री के एक तरह से ज़्यादा है। G8 जो कंट्री है ना टोटल, उससे ज़्यादा आबादी होगी, ठीक है। इट हैज़ इंटरनेट कवरेज ऑलमोस्ट इक्वल टू इट, भारत के पास इंटरनेट कवरेज उतना ही है, लोग इतना इंटरनेट का यूज करते हैं। तो यही बातें हैं, भारत जिस प्रकार से बढ़ रहा है ना, तो काफ़ी बातें हैं जो कि आपको समझनी पड़ेगी। भारत अमेरिका दोनों के साझे हित हैं, दोनों साथ बढ़ना चाहते हैं, तो हम इसे पढ़ें, आप इसे पढ़ें। कोई डाउट है, कोई असुविधा है तो पूछें, ठीक है। थैंक यू, कल मिलते हैं फिर नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।